जय हिंद, नमस्कार, वेलकम। एक बार फिर स्वागत है आपका कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल के एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक बार फिर एक बहुत ही अलग शख्सियत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एयरफोर्स के एक ऐसे पायलट जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत हेलीकॉप्टर से की और अपने करियर को समाप्त किया Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ। बहुत कम लोग हैं एयरफोर्स में, सिर्फ 3-4 लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है एयरफोर्स में कि आप एक हेलीकॉप्टर पायलट बने और बाद में Su-30 पायलट बने। तो ज़्यादा देर नहीं रोकते हुए आइए मिलते हैं विंग कमांडर अमित साठे से। अमित, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू। और ये बड़ा दिलचस्प है कि हेलीकॉप्टर से फाइटर्स जाना, लेकिन उससे पहले भी एक कहानी है कि आप एयरफोर्स में कैसे आए। और जहाँ तक मुझे पता आप एनडीए से आए। करेक्ट। तो आपका क्या मोटिवेशन था एनडीए ज्वाइन करने का या एयरफोर्स ज्वाइन करने का? मैं एक सिविल बैकग्राउंड से हूँ। माय फादर इज़ अ इंजीनियर एंड मदर इज़ अ हाउसवाइफ एंड मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे पूरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट में भी नहीं है, फॉरगेट फौज में। सो आई हैड नो बैकग्राउंड ऑफ दैट काइंड, बट वन थिंग दैट वाज डेफिनेटली देयर, माय फादर वाज वेरी कीन ऑन जॉइनिंग द फोर्सेस। वो खुद ज्वाइन करना वो चाहते खुद थे? ज्वाइन करना चाहते थे और लेकिन वो हो नहीं पाया। और वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन ही डिडंट क्वालिफाई एंड ही वेंट ऑन टू बिकम एन इंजीनियर। ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट, वेरी गुड इंजीनियर, बट that thing was there in his heart that I couldn't join, and he had a lot of sort of affection or affinity, if I may call, for the forces. कि forces एक challenging career है और ये वही लोग कर सकते हैं जिनके दिल में एक जज्बा है to do something different. ये उन्होंने मुझे बचपन में मेरे को अपनी बातों के थ्रू और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताया। सो मेरे दिमाग में था। एंड जब भी हम 26 जनवरी की परेड देखते थे तो मुझे अभी तक याद है, बचपन में हम टीवी पे देखते थे, कभी एक बार जाके भी देखी हुई, हम दिल्ली में ही थे। तो वो पॉइंट आउट करते थे कि ये आर्मर्ड कोर है तो इनके पास टैंक होते हैं, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की भी स्टोरीज मुझे बताते थे। एंड उनकी उनकी बातों में हमेशा दिखता था कि पैराट्रूपर्स आर अ स्पेशल पीपल बिकॉज दे आर अ लीग, मतलब बाकियों से हट के उनके पास जज्बा है। एंड दूसरा बताते थे एयरफोर्स में जो फाइटर पायलट्स हैं, बैटल ऑफ ब्रिटेन के बारे में मुझे स्टोरीज बताते थे। तो ये सारी स्टोरीज सुन के मुझे लगा कि ये एक ऐसा चैलेंजिंग प्रोफेशन है जो अगर मुझ में अगर कुछ है काबिलियत तो उस चीज़ को मैं अपना सकता हूँ। तो दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर द फोर्सेस। एंड निर्मलजीत सिंह सेखों का एक स्टैचू देखा और मैंने उनके बारे में पढ़ा, फादर से डिस्कस किया, वाई डिड ही गेट द परमवीर चक्र। ही स्टिल रिमेन्स द ओनली एयरफोर्स ऑफिसर और फाइटर पायलट टू गेट दी परमवीर चक्र। सो उसके बाद मैंने इसके बारे में पता किया और एक मुंबई में देयर वाज स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक करके था। वहाँ पे दे हैड अ प्रोग्राम टू ट्रेन पीपल हु वांट टू जॉइन फोर्सेस बिकॉज सावरकर वाज प्रो आर्मी। तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे हमें कुछ लोग मिले, उन्होंने हमको बताया कि एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड मेडिकल। उसके बाद कंपटीशन सक्सेस रिव्यू एंड लोगों से बात करके मुझे पता लगा, आई मेट अ फ्यू ऑफिसर्स फ्रॉम द एयरफोर्स और उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज़ द वे दैट यू कैन जॉइन द एयरफोर्स। अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जैसे उसमें मैं बढ़ता चला गया, आई रियलाइज दैट आई एम एबल टू डू इट एंड आई गॉट बेटर एट इट एंड फाइनली गॉट सिलेक्टेड इन द रिटन। फिर आप पहुंच गए एसएसबी। हाँ। और एसएसबी में कुछ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से आप रह गए। या फर्स्ट एसएसबी में मैं गया एंड आई वाज अ टोटल सिविलियन, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। वहाँ पे एक ऑब्स्टेकल था कॉल्ड टाइगर लीप। सो देर आर 10 ऑब्स्टेकल्स दैट यू आर सपोज टू डू इन अ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्लियरेंस। एंड उसमें ये था कि यू हैव टू, इट वाज अ प्लेटफॉर्म विच वाज अबाउट 10 to 15 meters हाई एंड यू हैव टू जंप एंड होल्ड द रोप। I had never done that kind of a thing, and I jumped, and probably I got the rope, but I couldn't hold myself, and I came घिसता हुआ down। नीचे आया। बहुत बुरी तरह से घिसा, नॉट थोड़ा सा घिसा, मेरे हाथ के छिलके निकल गए आप कह सकते हैं, पाम्स के। एंड पहली बार मेरा मिलिट्री हॉस्पिटल से भी मेरा ताल्लुक हुआ कि जब मैं जाके वहाँ पे एडमिट हुआ और उन्होंने मुझे पट्टियाँ लगाई एंड वन डे दे केप्ट मी ओवर देयर, मतलब हाफ अ डे दे केप्ट मी देयर फॉर ऑब्जर्वेशन, सेंट मी बैक। और उन्होंने बोला कि जब तक मैं एसएसबी, आई मिस द डेज टेस्टिंग जो भी था, जीटीओ के टेस्ट थे। दे टोल्ड मी दैट विल कॉल यू अगेन इन द नेक्स्ट वन एंड दैट कभी हुआ नहीं। वो हुआ नहीं, बट मैं तब तक
अगला अटेम्प्ट भी क्लियर कर चुका था रिटर्न Entrance देके, का, okay. एंड आई थॉट दैट मौका मिल रहा है तो लेट्स गो इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज स्मार्टर. मैंने वो वाला जो टेस्ट था वो पास कर दिया. कर दिया एंड आई क्लियर्ड इट बिकॉज नाउ आई वाज अवेयर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर यू नो इंस्टिंक्टिव. आप ज़्यादा प्रिपेयर कर नहीं सकते एसएसबी के लिए. यू हैव टू बी योर नेचुरल सेल्फ एंड जस्ट डोंट प्रोजेक्ट एनीथिंग विच इज़ False. हाँ false or which is not you. If you project what is you and be you know bright, positive, I think that is all that is required. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए भी, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं फ़ौज ज्वाइन करने की, कि आपको एंट्रेंस के लिए कड़ी मेहनत करनी है. और एसएसबी में आप ज़रूर सीखें, लोगों से गाइडेंस लें, लेकिन एक फॉल्स प्रोजेक्शन करोगे तो एसएसबी में भी नुकसान होगा, और अगर आप पास हो गए तो आपको ज़िंदगी भर उसके साथ झेलना पड़ेगा और फिर वो नुकसान ही लगेगा आपको. तो आप पहुंचते हैं एनडीए. तो एक सिविलियन बैकग्राउंड से जब आप एनडीए जाते हो, आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, और एनडीए जाने से पहले आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एनडीए में आप एकेडमिक कोप अप नहीं कर पाए. तो ये कैसे हो गया? ये एक वो चैप्टर ऑफ माई लाइफ विच इज़ लाइक वेरी स्ट्रेंज. जो इंडिया में बोलते थे व्हाट वर यू डूइंग बिफोर, तो मैंने बोला कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था. तो लोगों को लगा इंजीनियरिंग मतलब पढ़ा लिखा इंसान है, इंजीनियरिंग कर रहा है. और वहाँ जाके वी आर डूइंग बीएससी. नाउ वी हैव इंजीनियरिंग इन इंडिया एज वेल. उस टाइम सिर्फ उस समय बीएससी सिर्फ बीएससी था फॉर एयरफोर्स कैडेट, एयरफोर्स एंड नेवल कैडेट. इट वाज मैंडेटरी बीएससी. बीएससी. सो बीएससी वाज सपोज टू बी इजियर देन इंजीनियरिंग. बट आई रियलाइज कि आपको पढ़ने का यू नो टाइम और यू शुड नो हाउ टू स्टडी. तरीका आना हाँ चाहिए. तरीका आना चाहिए. फौज का एक तरीका है पढ़ने का जो सिविल तरीके से बहुत अलग है. सो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि लोगों को लगेगा कि फौज में पढ़ाई नहीं होती. फौज में बहुत पढ़ाई होती है, बट एक पर्टिकुलर तरीके से होती है. सो ऑल दैट आई रिक्वायर्ड वॉज टू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट विच वॉज पॉसिबल. बट देन मैचिंग योर फिजिकल डिमांड्स ऑन योर, आपका जो फिजिकल रूटीन था वहाँ पे, एंड वहाँ का जो एनवायरनमेंट है. आप 18 साल के होते हो उस समय, 17 से 18 साल के होते हो और घर से बाहर जाते हो. इफ़ यू आर नॉट, अगर आप ट्यून नहीं हो उस चीज़ से कि आपको क्या करना है. सो मेरे को एनडीए ने एक चीज़ सिखाई, वो था फोकस. जो काम उस समय कर रहे हो उस पर आप ध्यान दो, है ना. बिकॉज काम चेंज होते रहते हैं. सुबह आप पीटी कर रहे होंगे, नेक्स्ट आप हॉर्स राइडिंग कर रहे होंगे, उसके नेक्स्ट आप क्लासेस कर रहे होंगे. सो जो हमारा ड्रिल उस्ताद बोलता था ना, माइंड ऑन परेड. सो माइंड ऑन परेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स यू फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग नाउ. डोंट फोकस कि आप आगे क्या करने वाले हो, पीछे वो बात की बात है. एंड दूसरी चीज़ ये था कि आप क्विक थिंकिंग, आपको ये समझना है कि आपको ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ओवर देयर. आपको अगर मैथ्स पढ़ना है फॉर एग्जांपल, या फिजिक्स पढ़ना है, तो यू नीड टू नो कि इस चैप्टर में मुझे क्या जानना ज़रूरी है टू क्लियर द एग्ज़ाम्स. तो ये चीज़ें मेरे को उस समय पता नहीं थी. एंड आई लॉस्ट, जस्ट टू टेल यू, आई लॉस्ट 18 kgs ऑफ वेट इन 6 months. लेस देन 6 months, अबाउट 3 months. एंड इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ खाने का टाइम नहीं मिल रहा, एंड खाना खा नहीं पा रहे. खाना खाना है बट मेस में टाइम नहीं है, बिकॉज एक के बाद एक नेक्स्ट रूटीन बना हुआ है, सीनियर्स हैं. सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी रैगिंग होता है क्या. रैगिंग इज़ नॉट रैगिंग, बट येस देर इज़ अ वे, देर इज़ अ हायरार्की वहाँ पे. एक वो है कि भाई 6 टर्म होती हैं, 1st to 6th टर्म. 3 साल रहते हो, 6 महीने की टर्म, तो 6 टर्म होगी, 3 into 6. तो जो 6 टर्मर होता है वो सीनियर मोस्ट होता है, और जो 1st टर्मर होता है वो नौसिखिया होता है, वो जस्ट एकेडमी में आया होता है. तो आपको धीरे धीरे पायदान में ऊपर चढ़ना है, और आपकी प्रिविलेजेस उस हिसाब से बढ़ती जाती हैं. बट उस समय ये पता नहीं था कैसे करना है. एंड दौड़ाई जा रहे हैं. एकेडमी में डबलिंग ऑर्डर्स हैं. डबलिंग ऑर्डर्स मतलब आपको पूरे टाइम दौड़ना है. फर्स्ट टर्मर्स को चलना अलाउड नहीं है. फर्स्ट और सेकंड टर्मर्स सब जगह दौड़ के जाएंगे. और डिस्टेंसेस कितने हैं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर. क्लासेस जाना है, मुझे अपनी क्लासेस हैं तो क्लासेस 2 किलोमीटर दूर है, दौड़ के जा रहे हैं. तो ये सब पता नहीं था कि कैसे से डील करना है. तो इस चक्कर में ऑलमोस्ट आपको आर्मी में भेज दिया था. हाँ जी. ये एक व्हाट यू कॉल यू नो किस्मत कहते हैं, उसका भी उसका हाथ है कि मेरा रेलिगेशन हुआ फर्स्ट टर्म में. एंड आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करके एयरफोर्स में आया था. एयरफोर्स कैडेट बन के आया था, बिकॉज एयरफोर्स में सिर्फ 60 या 65 वैकेंसी होती है पर टर्म. एंड मेरिट बढ़ी जाती है. हाँ, 350 लोग ज्वाइन करते हैं आउट ऑफ लैक्स ऑफ पीपल.
आज की तारीख में 7 से 8 लाख लोग अप्लाई करते हैं यूपीएससी के। आपका रोल नंबर जो होता है वो लैक्स में होता है, और आप वहाँ से रिड्यूस होते होते, कम होते होते 4-5 हज़ार लोग एसएसबी जाते हैं, और वहाँ से आप 350 लोग एनडीए में जाते हैं, उसमें से भी केवल 60 लोग एयरफोर्स में जाते हैं। तो इतना सब करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा और मैं रेलीगेट हो गया, तो इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी एंड माई पेरेंट्स, बिकॉज आई वॉज डूइंग इंजीनियरिंग। इनफैक्ट माई मदर सेड कि भाई अब ये सब छोड़ दो, वापस आ जाओ, हम आपकी सीट कराते हैं कुछ, गेट बैक टू। बट आई वॉज लाइक, एक बार आ गया हूँ, अब वापस नहीं जा रहा। सो आई गॉट बैक अगेन। इसमें मेरा इंटरव्यू हुआ विद द कमांडेंट, wherein it was not part of the process to ask me what do you want, but मैंने उनको बताने की कोशिश की, सर मैं फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। शायद वो कमांडेंट मेरा जज्बा उन्होंने देखा, समझा, पसंद किया, फील किया। मे बी वो एयरफोर्स ऑफिसर खुद थे, ही वॉज एयर मार्शल, बिकॉज रोटेशन से होते हैं एनडीए के कमांडेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के। उस समय एयरफोर्स का था, जो भी था, मेरी किस्मत थी। आई टोल्ड हिम सर मुझे फाइटर पायलट बनना है, मुझे एक और मौका दिया जाए। और उन्होंने मुझे एक और मौका दिया, एंड वो मौका ऐसा दिया कि आर्मी कैडेट बनने के बाद ही रिवर्स द डिसीजन ऑफ द चीफ इंस्ट्रक्टर, जो कि डेपकॉम होता है। ही ऑलरेडी टेकन डिसीजन एंड आई वाज सेंट बैक टू एयरफोर्स, एंड आई फॉट माई वे बैक, एंड आई गॉट रेलीगेटेड वंस मोर बाय द वे। बट अब सर्विस मेरी एयरफोर्स ही थी, और मैं, वो कहते हैं ना, लटक लटक के मैट्रिक पास, पुड़कते पुड़कते मैं वहाँ से निकला। बिकॉज बाय द टाइम आई फिनिश्ड एनडीए, I had become fairly smart on how to do things. So इतना मैं कह सकता हूँ, एनडीए का ट्रेनिंग was a life changing event for me. It was something which changed the way I, मैं सोचता, जो मेरी सोच थी उन्होंने बदल दिया। इनफैक्ट माई पेरेंट्स टेल मी कि अगर तुम एनडीए ना जाते तो तुम आज, तुम्हारी जो सोच है वो ना होती। तो एनडीए से आप पहुंचे एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल, यहाँ से पास में ही है हैदराबाद के। तो वो क्या एक्सटेंशन ऑफ एनडीए है कि कुछ अलग है वहाँ पे? डिंडीगुल और एयरफोर्स एकेडमी एक टोटली अलग वर्ल्ड है, एंड ये हमने सीनियर्स से सुना था अपने, एंड वहाँ जाके देखा। तो आफ्टर डूइंग एनडीए वो मुझे कॉलेज टाइप फीलिंग आई वहाँ पे कि हाँ, तो बहुत ही रिलैक्स्ड है। बिकॉज वो बोलते थे कि आपने लाइक एयरफोर्स आर्मी में द बेसिक रन इज 2.4 किलोमीटर रन, करेक्ट, दैट इज द मिनिमम ट्रेनिंग स्टैंडर्ड कि यू हैव टू डू इन अ सर्टेन टाइम। यहाँ 1.6 किलोमीटर्स था, तो वहीं कम हो गया। एंड इवन मार्चिंग में हमें आदत थी कि हील डिक करके मार्च करना है, एंड इंडिया में इतना तराशा था उन्होंने हमको कि जोर लगा के, बॉडी वाज लाइक अ रॉड, रॉड, स्टील फ्रेम। एंड वहाँ जाके बोलते कि अपना जूता टूट जाएगा, आराम से चलिए। देन आई रियलाइज कि यहाँ फोकस अलग है। सो फिजिकल ट्रेनिंग एंड रेस्ट ऑल, ऑब्वियसली इट वाज अ चैलेंज फॉर द पीपल हु केम डायरेक्टली, जो सिविल स्ट्रीट से डायरेक्टली आए, उनके लिए वो चैलेंज था। हमारे लिए वो केक वॉक था, नॉर्मल, मतलब इट वाज इजी, नॉट नॉर्मल से भी हमारे लिए इजी था, बिकॉज हम बहुत हाई लेवल का काम कर चुके थे ऑलरेडी। देन आई रियलाइज दैट आई हैव टू फोकस माई एनर्जीज ऑन फ्लाइंग। आप जब एक बेबी होता है, जब उसको चलना सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप चलता है और बैलेंस करता है, या थोड़ा गिरता है, पड़ता है, बट बाय द टाइम यू आर 1 year old or maybe ±1 month, you start walking, and by the time you become maybe 3-4 years old, you're very confident of walking, because our senses are tuned for walking, being on this earth in 2 dimension. When I say 2 dimension, आप आगे और साइड में चल सकते हो, जा सकते हो, चल सकते हो, लेकिन आप ऊपर नहीं जाते। एयर में आप ऊपर जाते हो। सो 3 डायमेंशन में जो मूवमेंट होता है वो अपने सेंसेस परसीव नहीं कर पाते इजीली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इस दीवार के, स्टूडियो में जो दीवार है उसके अगर बगल में चलेंगे और आपको बोलूँगा दीवार से अपना कंधा सटा के चलिए, बट टच मत करिए, जस्ट कुछ 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़िए और सामने देखिए, लेफ्ट नहीं देखना, दीवार की तरफ नहीं देखना है, सीधा चलना है। आप टकराएंगे दीवार से? आप नहीं टकराएंगे। वाई? बिकॉज देयर इज अ पेरिफेरल विजन। आपको अंदाजा है कि यहाँ पे है, और आपको बताना नहीं पड़ता कि आप टकराइए मत, आप चलेंगे और नहीं टकराएंगे आप। बट एयर में आपको नहीं समझ आता आपके सेंसेस को कि आप डायगोनली ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, देयर आर वेरियस डायरेक्शंस यू कैन गो इन। सो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ती, इट्स अ लर्नड एक्टिविटी। आप उसको सीखते हो। तो कैसे सीखते हो? आप अपने नज़रों को स्कैन करते हो। आप अपनी नज़रें कभी भी एक जगह पे नहीं रखते, आप उसको स्कैन करते रहते हो, आप कहाँ पे हो, और आप इवेल्युएट करते हो। दैट इज़ 1। सेकेंडली, अगर आपके पास विजुअल इनपुट नहीं है, सपोज क्लाउड्स हैं या वेदर ख़राब है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट पे देखना है अपने। और वो इंस्ट्रूमेंट, आप किताब पढ़ते हैं,
तो दैट इज कॉल्ड फोकल विजन. मतलब आप किताब में देख रहे हो और पढ़ रहे हो एक एक शब्द. उस फोकल विजन से आपके माइंड को 3 डायमेंशन में अलाइनमेंट नहीं आती. लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट देख के, अगर आपको सिखाया जाता है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में कि उसमें आर्टिफिशियल होराइजन होता है, तो आपको दिखाया जाता है कि भाई आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, लेफ्ट टर्न कर रहे हो, राइट टर्न कर रहे हो, या ऊपर जाते हुए लेफ्ट टर्न कर रहे हो, ऊपर जाते हुए. सो देर आर 100 पॉसिबल. आप उसको देख के अपनी 3 डायमेंशन में अंदाजा लगाते हो कि आप कहाँ पे हो. ये चीज़ सीखनी पड़ती है, ये नेचुरल नहीं है. तो ये बहुत प्रैक्टिस से आती है. तो एयरफोर्स एकेडमी में आप तो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, तो ये हेलीकॉप्टर कहाँ से बीच में आ गया? जो मेरी लाइफ में काफ़ी वो ना Twist ट्विस्ट एंड and टर्न्स turn है. रहे हैं, ऑलवेज रहे हैं. एंड दिस इज हाउ लाइफ बिकम्स. पहले मैं सोचता था कि यार मेरे साथ ही क्या हो रहा नहीं, है. मुझे पता है ये क्या स्टोरी है, बट आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑडियंस टू नो. Yeah, so I'll tell you, or I'll tell the audience also. I mean, Forge and Air Force or every is a very fair organization, but they are individuals and any place, and ये भी होता है कि with experience you learn कैसे आपको पॉलिटिकली करेक्ट रहना है एंड हाउ यू हैव टू कहाँ पंगा नहीं लेना. कहाँ पंगा नहीं लेना है. लेकिन हम वैसे नहीं थे बचपन से. हमें तो था कि भाई जहाँ तो आई वॉज लॉट इन टू मिमिक्री एंड MC, मास्टर ऑफ सेरेमनीज जिसको कहते हैं, कि आप प्रेजेंट करिए कुछ चीज़, और इन सब चीज़ों में रहता था. नौटंकी की शौक था. करेक्ट, पसंद आता था. एंड हमारा सेकेंड स्टेज में एंड ऑफ टर्म में जो हमारा चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर था, जो उस समय नए नए आए थे, एक्चुअली ही वाज नॉट देयर इन आवर एंटायर टर्म ऑल्सो, लास्ट 1 मंथ में आए. But he happened to be the person who was part of that trifurcation board. We have a trifurcation board where we decide that who goes to fighters, who goes to transport, who goes to helicopters. And मैं जो relegate करके मेरा जो background था NDA से, वो पहुंच चुका था. हाँ, मेरा एक ही था कि भाई मुझे फाइटर पायलट बनना है. ठीक है, हमें कोई ट्रॉफी वॉफी से वो नहीं है, बट हमें फाइटर पायलट बनना है. दैट्स एंड माई इंस्ट्रक्टर न्यू इट एंड आई वॉज गुड एट फ्लाइंग, सो कोई इशू भी नहीं था. इनफैक्ट माई इंस्ट्रक्टर यूज्ड टू से कि यार तू इतना वाई यू एमिंग लो, वाई डोंट यू एम हाई, वाई डोंट यू गो फॉर द ट्रॉफी. But I was like, sir, fighter pilot बन जाओ, that is trophy for me. But my third choice was helicopters. तो उन्होंने आपको थर्ड चॉइस दे दी. हाँ, but why third choice helicopter? Somebody will say कि भाई आपने हेलीकॉप्टर को थर्ड चॉइस क्यों दिया? मुझे पता ही नहीं था हेलीकॉप्टर के बारे में. प्लेन तो समझ आता है ना, एरोप्लेन एवरीबडी अंडरस्टैंड. फाइटर या ट्रांसपोर्ट, या हेलीकॉप्टर क्या ऊपर पंखा घूम रहा है एंड बड़ा अजीब सा लगता है. सो आई वाज लाइक ये छोड़ दो इसको. एंड वो किस्मत ने वो बोला कि नहीं आप यहाँ जाओगे, एंड ही एंश्योर्ड दैट आई गो टू हेलीकॉप्टर्स, एंड दैट इज हाउ आई वेंट टू हेलीकॉप्टर. कि आप बोल सकते हो कि सर मेरे साथ गलत हुआ. अब ये बात जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात मान जाए, बट आपको एक फोरम है, आप बोल सकते हो. ये नहीं कि आपकी बात नहीं. तो हमने बोला, मैंने इंस्ट्रक्टर बोला आप लिखिए जो आपको लगता है, प्लीज पुट इट डाउन ऑन पेपर, योर फीलिंग्स. एंड आई पुट इट डाउन ऑन पेपर. इट वॉज रिजेक्टेड मेनी टाइम्स, विच रिजल्टेड इन मी बीइंग सेंट टू अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो इवेंचुअली, बिकॉज अगर फाइटर पायलट नहीं बन सकता तो अटैक हेलीकॉप्टर. मतलब हेलीकॉप्टर में आप फाइटर का मजा लीजिए. एंड आई रियलाइज इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग मशीन. आपकी पोजीशन इज यू हैव टू होल्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड साइक्लिक, दिस कलेक्टिव. आप दोनों पकड़ के उसको उड़ाते हो और पैर में रडर्स, सो सारे हाथ पांव सब कुछ चल रहे हैं आपके. एंड दूसरी चीज़ थी कि उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन भी एक लिमिट तक है, बाकी आप फाइनली 0 स्पीड पे आ जाते हो, होवर करते हो. आपने देखा होगा ना, हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे रुक जाता है. वो बड़ी यूनिक एबिलिटी है जो किसी और जहाज में नहीं है, कि वो एक जगह पे रुक सकता है. तो ये सब सीखने के लिए हमें जितना मैंने एयरफोर्स एकेडमी में 1 साल में सीखा था ऑन फिक्स्ड विंग, वो सब भूलना पड़ा टू गेट ऑन टू दिस. बट दैट वाज द प्रोसीजर कि आप पहले ट्रेनिंग HPT पे करते थे, हिंदुस्तान पिस्टन ट्रेनर, विच इज़ अ प्रोपेलर एयरक्राफ्ट. देन जेट्स पे किया एंड आपको विंग लग गया, अब आप पायलट बन गए, अब आप हेलीकॉप्टर में आ गए. अब आप वो सब भूल रहे हो और अब आप नई चीज़ सीख रहे हो. तो कितने साल रहे आप हेलीकॉप्टर में? हेलीकॉप्टर में टोटल में 3 साल रहा. एंड इनिशियल ट्रेनिंग मैंने हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल, अगेन हैदराबाद हाकिमपेट में हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पे की. सो आई एम अ ट्रेन्ड हेलीकॉप्टर पायलट एंड आई हैव फ्लोन चेतक, चीता, एंड देन आई वेंट टू अ ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर कॉल्ड Mi-8. और उसी का भाई या कज़न Mi-17 है जो अभी भी फ्लाई कर रहा है. Mi-8 इज़ रिटायर्ड नाउ. सो इट्स सिमिलर, ज़्यादा फ़र्क नहीं है. इट इज़ गॉट स्लाइटली एडवांस्ड फीचर्स, बट वो मैंने Mi-17 या Mi-8 फ्लाई किया. और उसके बाद मेरा ये फाइटर वाला जो जज्बा था, जिसके वजह से मैंने एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन और इंटरव्यू. वन गुड थिंग दैट हैपेंड इन दिस होल प्रोसेस वाज दैट जो मैं मस्त मौला चल रहा था, वो सडनली मेरे अंदर एक आग लग गई, एक जज्बा आ गया कि यार मुझे फाइटर्स का नहीं मिला. फिर मुझे वो इंस्ट्रक्टर की बात याद आई, अमित साठे, यू व्हाई डू यू एम सो लो, प्लीज एम हाई. करेक्ट.
So that is how I progressed and I worked very hard at that stage. That is the stage where I put my, हम जैसे कहते हैं ना, पूरा throttle खोल दिया, पूरा अपना तेल हमने वहाँ पे लगा दिया, पंप इन किया कि जोर भाई लगा दिया। जोर लगा दिया. तो that is how that gave me an impetus. मैं मीएट्स में गया जिसकी ट्रेनिंग बैंगलोर में होती है. देन मैं गोरखपुर में पोस्टेड था. मैंने फ्लड रिलीफ किया. मैंने कई हेलीकॉप्टर की यूनिक मिशंस किए जो कि मतलब सिर्फ हेलीकॉप्टर पायलट ही करता है, किसी को बचाना, pick up someone and it gives a lot of I never knew this. मुझे अगर कोई पहले पूछता, मैं बोलता यार मेरे को अगर किसी को हैप्पीनेस देना है तो मैं नर्स बन जाता हूँ, डॉक्टर बन जाता हूँ यार, मुझे फौजी है, मेरे को लड़ना है. बट आई रियलाइज वो एक अलग है. किसी को बचाना इज ऑल्सो अ स्किल. कैसे आप सेफली उसको बचा सकते हो. तो हमने बिहार के 2003 के जो फ्लड्स आए थे उसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब इन द सेंस रिलीफ में पार्टिसिपेट किया. एंड आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट इलेक्शन EVM. तो ये आपके जो जितने नक्सल एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में फ्लाइंग करना इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ एम्बुश. आपको कभी भी अटैक हो सकता है. आपके जो हेलीपैड्स होते हैं, आप जाते ही इसलिए हो बिकॉज वहाँ पे यू आर अंडर थ्रेट. आई मीन जो वहाँ के जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न. देन दे सेंड मी टू अटैक हेलीकॉप्टर्स. वो एक अलग ही बॉल गेम था. अटैक हेलीकॉप्टर्स प्राइमरीली यूज़ होते हैं अगेंस्ट आर्मर. आर्मर मतलब टैंक. सो एनिमी के टैंक को नेस्तनाबूद करने के लिए, तोड़ने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स आर वेरी इफेक्टिव बिकॉज दे कैन कम एट वेरी लो लेवल्स, relatively high speeds, nothing compared to fighters of course, but they can pick up the target. आप टारगेट को एक्वायर करके अपनी मिसाइल या रॉकेट उस पर दाग सकते हो, जिससे कि आर्मी को बहुत हाई सक्सेसेस मिलती हैं. तो ये अगला जो चैलेंजिंग था कि इन दैट हेलीकॉप्टर विच आई फ्लू इन 2004 वाज अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मी-25 अटैक हेलीकॉप्टर. रैम्बो 3 मूवी में दिखाया हुआ है वो अफगानिस्तान में. एंड इट्स लाइक अ फ्लाइंग टैंक. इट्स अ आर्मर्ड हेलीकॉप्टर. 2 सीटर है, आगे पीछे बैठते हैं, पायलट पीछे बैठता है, आगे वेपन सिस्टम ऑपरेटर या गनर बैठता है. बट इंडियन एयरफोर्स में अगला वाला भी पायलट ही होता है. सो दोनों लोग फ्लाई करते हैं उसको. एंड टोटली अलग फिलोसफी है. आप किसी को बचा नहीं रहे, किसी का फ्लड रिलीफ नहीं कर रहे, किसी के इलेक्शन ड्यूटीज नहीं कर रहे, अब आप ठोक रहे हो, फाइटिंग में हो आप. ठीक है. सो अगेन आई कम टू दैट. मैं जैसे जहाज बदलता गया, मैं रियलाइज़ किया कि भाई माइंडसेट चेंज करना है आपको. जहाज तो आप उड़ा लोगे, वो आपको सिखाएंगे भाई ऐसे उड़ाओ, आप उड़ाओगे, उसको ट्रेन करोगे, बट आपकी सोच बदलनी है. अब जब अटैक कैप्टर्स में आया तो रियलाइज यू आर अंडर द आर्मी. अटैक कैप्टर्स वर्क अंडर द स्ट्राइक कोर. आर्मी की जो स्ट्राइक कोर होती है उसके कमांडर के अंदर आपको टारगेट्स मिलते हैं जो आपको एंगेज कर रहे हैं ताकि आपकी स्ट्राइक कोर आगे बढ़ पाए. ठीक है. सो हम आर्मी का फॉर्मेशन साइन भी पहनते थे ऑन आर यूनिफॉर्म, विच इज़ अ यूनिक थिंग कि एयरफोर्स में रह के आर्मी का फॉर्मेशन साइन जो होता है वो हम अपने यूनिफॉर्म पे लगाते थे. तो इट वाज अ यूनिक ऑनर. आई केप्ट ऑन राइटिंग दीज एप्लीकेशंस विच वर टर्न्ड ऑन मेनी टाइम्स. फाइनली आई मेट दी एयर ऑफिसर पर्सनल, मतलब तो पूरे इंडियन एयरफोर्स के जो HR के हेड हैं, जो पूरा इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल और उसका एयरमैन और ऑफिसर्स दोनों मिलकर मैनेजमेंट करते हैं. 30 लाख लोग देख रहे हैं. हाँ, ये वेरी वेरी सीनियर गाय. उससे मुलाकात नहीं होती नॉर्मली किसी की भी, बट मैं इतने साल से जो एप्लीकेशन बाजी कर रहा था, एंड लॉट ऑफ माई CEOs हेल्प मी विद गुड रिपोर्ट्स बिकॉज आई वॉज डूइंग वर्क. मैं हमेशा बोलता था, मेरा एक हमेशा फंडा रहा उसके बाद. एंड ये जो आग लगी ना अंदर कि मुझे फाइटर पायलट बनना है, दैट ड्रोव मी टू डू बेटर. अगर मैं डायरेक्टली फाइटर पायलट बन जाता, लेट्स टेक अ केस, मैं वो मिमिक्री नहीं करता और मैं सीधा फाइटर्स में जाता, तो शायद मैं इतना अंदर आग नहीं होती. बट बिकॉज आई वेंट थ्रू दिस जर्नी, आई वॉज लाइक मुझे प्रूव करना है अपने आप को कि मैं फाइटर पायलट के लिए फिट हूँ. एंड विच इज़ वाई माई CEOs kept on supporting me and I reached a position where I was given an interview with the air officer personnel which I told you. But I had only one thing to tell him. I said, sir, आप ये बताइए कि आप एक फाइटर स्क्वाड के CEO रह चुके हो वन पॉइंट ऑफ टाइम. अब यहाँ पे 37 ईयर्स ऑफ नौकरी के बाद यहाँ पहुँचे हो, 37 या 38 ईयर्स ऑफ नौकरी के बाद. अब मे बी 15, 16, 17 साल की नौकरी पे आप फाइटर स्क्वाड के CEO थे, विच इज़ द फाइटिंग एलिमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. सो आप मुझे बताइए, वोंट यू लाइक अ पायलट हु इज हेवीली मोटिवेटेड? तो उसने कहा यार डेफिनेटली. तो मैंने कहा सो आप अगर आप मेरे को उस पोजीशन में डालते हैं, आई कैन डू वंडर्स. एंड आप देखिए मेरे CEO क्या बोलते हैं मेरे बारे में, आई मीन हेलीकॉप्टर्स के. सो ही वेंट थ्रू माई रिपोर्ट्स एंड ऑल एंड ही सेड या यू, आपके CEO अच्छी चीज़ बोलते हैं आपके बारे में. तो मान गया? तो माना नहीं.
वो कहता है ये हो नहीं सकता. सी देयर इज अ रेड टेपिज्म इन द गवर्नमेंट. ब्यूरोक्रेसी तो हर जगह है. वो बोल रहे देयर इज नो पॉलिसी. ऑल हैट्स ऑफ टू हिम. आज पता नहीं वो कहाँ है. मे बी आई लाइक टू मीट हिम समडे. आई टोल्ड हिम समथिंग. आई टोल्ड यू मैं दबंगी था. तो मैंने बोला सर विथ योर परमिशन कैन आई जस्ट से समथिंग. मैंने कहा बताइए. मैंने कहा आप मेरी बात समझ गए हैं लेकिन आप ये कह रहे हैं हो नहीं सकता बिकॉज पॉलिसी नहीं है. तो दैट मीन्स पॉलिसीज आर रिटन बाय गॉड्स एंड हैंडेड ओवर टू यू सर एयर मार्शल्स टू फॉलो चलाने के लिए. हाँ. तो कहता नो डोंट. मैंने कहा नहीं तो आप में तो कैपेबिलिटी नहीं है ना. फिर खुद लिख आप में और मेरे में फ़र्क क्या है. मैं फ्लाइंग ऑफिसर हूँ द जूनियर मोस्ट. आप सीनियर मोस्ट हैं एयर मार्शल. बट हम दोनों समझ तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे. दैट प्रॉब्ली इम्पैक्टेड हिम. ही सेड नहीं ऐसा डोंट थिंक लाइक दैट. ही करेक्टेड मी. ही सेड डोंट थिंक लाइक आई हैव द कैपेबिलिटी बट आई हैव टू थिंक ऑफ द एयरफोर्स. मैं कहा मैं एयरफोर्स की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ. आर्मी नेवी अगर होता तो बोलते नहीं भाई हमारा रूल है. एयरफोर्स कुछ तो अलग करिए कि यू नो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी शो. तो ही वाज. और मैंने उनको और बोला. मैंने कहा सर फॉर 2 minutes गिव मी जस्ट 2 minutes. ये सर बोलो भाई तुम्हें यहाँ बुलाया है बात करने के लिए बुलाया. बोलो क्या बोलना है. मैंने कहा आपके पीछे जो सारी ट्रॉफीज है ना फाइटर पायलट वाली. ही वॉज द फर्स्ट CEO ऑफ MiG-29. MiG-29 अपने ज़माने में एक टॉप क्लास एयरक्राफ्ट था. अभी भी है. 90s अभी भी है. सो अब तो अपग्रेड भी हो गए हैं. तो मैंने कहा जो आप ये ट्रॉफीज है ना आप जो फर्स्ट CEO ये सब फॉर 2 minutes आई बी एयर मार्शल साठे एंड यू बी फ्लाइंग ऑफिसर मेनन. ठीक है. और ये सारी ट्रॉफीज मेरे पीछे हैं और आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको बोल रहा हूँ कि तेरे पास सब कुछ है बट ना गड़बड़ हो गया नहीं हो पाएगा. आप क्या सोचोगे इस दरवाजे से बाहर जाके क्या सोचोगे. आप सोचोगे कि आई डोंट यूज द वर्ड्स बट आप सब ऐसे हैं. इससे आपको पता है एक पायलट ट्रेनिंग में कितने हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं. एंड आई वाज अवेयर ऑफ दैट. एक जहाज में एक सॉर्टी जिसको हम कहते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग लाखों का तेल डलता है. तो ऐसे में कई उड़ चुका था 3 साल में. तो आई हैड फ्लोन सो मच. 3 साल प्लस 1 year ऑफ ट्रेनिंग 4 years ऑफ फ्लाइंग. आई हैड फ्लोन hundreds of hours. So I know he said इतना तुम्हारे पे पैसा खर्च हो गया. Because they were very worried that if they give me this chance more people will ask. है ना. हो सकता है ना कि प्रेसिडेंस जिसको कहते हैं बन कि गए. आपके पहले किसने मांगा है. तो आई टोल्ड हिम मैंने कहा सर ये मैं आपको अपग्रेड मांग रहा हूँ और वो भी अपग्रेड ऐसी जिसमें आपको अपनी देनी है. प्लेजरेबल नहीं है. ऐसा नहीं कि मुझे पुणे पोस्टिंग दे दो मुझे बॉम्बे पोस्टिंग दे दो दिल्ली दे दो जहाँ पे आई वांट टू एंजॉय. आई एम आस्किंग फॉर अ टफर थिंग. नोबडी वांट्स. इट्स लाइक आर्मी में इन्फेंट्री है स्पेशल फोर्सेज है कमांडोज हैं जो आपको नहीं जाना होता वहाँ पे. पीपल यू नो ओनली फ्यू पीपल वांट टू गो ओवर देयर हु हैव द जज्बा. मैं आई एम आस्किंग फॉर दैट. सो इफ यू गिव मी दैट व्हाट इज द मैसेज यू आर सेंडिंग टू द एंटायर व्हाटएवर 3 million एयरफोर्स यू आर हैविंग. द मैसेज इज दैट आप में दम है. वी विल यू नो आप में दम है और आप में कैपेबिलिटी है. विल सपोर्ट यू. विल सपोर्ट यू. वन गुड थिंग दैट आई ऑलवेज डिड वाज दैट जब भी मेरा इंटरव्यू होता मेरे खूब सारे इंटरव्यू हुए इतने इन दिस ऑल दिस एप्लीकेशन बाजी. जो भी मेरा इंटरव्यूअर था मैं उसके बारे में ना पता करता था. रिसर्च. हाँ कि बिकॉज हिज माइंडसेट विल जो उसका दिमाग का सोच का तरीका है वो उस किससे गवर्न होगा कि उसके एक्सपीरियंसेस से गवर्न होगा. तो मैंने पता कर लिया था कि वो AOC JNK थे. मतलब JNK के जो जितने हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के वो बॉस थे मच अर्लियर. बट नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी यार मुझे नहीं पता मैं तो फाइटर पायलट हूँ बचपन से. ये हेलीकॉप्टर फाइटर पायलट तुम्हें लड़ाई जो लड़ रहे हो. द AOP ऑल्सो स्पोक टू मी. ही आस्क्ड मी कि ही टोल्ड मी दैट व्हाट ऑल यू टोल्ड. सो आई वांटेड टू चेक विद यू कि आप ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हेलीकॉप्टर पायलट एंड फाइटर पायलट. इवन द नेशन वांट्स टू नो. हाँ तो और मैं 23-24 साल का था. आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. आई मीन टुडे मे बी आई विल बी यू नो आई एम मच मोर वाइजर एट 46 years ऑफ एज. और उस समय मेरे को नहीं पता था इसका क्या आंसर है. ही पुट द क्वेश्चन टू मी. इसे मुझे नहीं पता मैं फाइटर पायलट हूँ बताओ क्या है. एंड वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें इंस्पिरेशनल होती हैं सीधा उस समय आती हैं आपके यू नो जहन में आपके दिमाग में. मैं कहा सर बोथ रिक्वायर प्रोफेशनलिज्म टू गेस डोंट गिव मी बुलशिट. ठीक है ये प्रोफेशनलिज्म तो सबको ही करना है. टेल मी मीट ऑफ द मैटर. आप मुझे मुद्दा क्या है. मुद्दा हाँ बता. तो मैंने कहा सर एक्चुअली बोथ रिक्वायर प्रोफेशनलिज्म बट प्रोफेशनलिज्म करने का तरीका अलग है. मैंने कहा एक परफॉर्मेंस का कर्व होता है जिसमें मैन और मशीन इन्वॉल्व है. आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मैन और मशीन का चाहिए लेकिन हेलीकॉप्टर फ्लाइंग डिमांड्स दैट यू बी एट द सेंटर ऑफ इट बिकॉज वहाँ सेफ्टी लाइज. आप जितना सेंटर में रहोगे उतना सेफ होंगे ऑपरेशंस. बट फाइटर्स में आपको रहना है एक्सट्रीम पे बिकॉज आपको दूसरे आदमी को बीट करना है. वो भी वही कर रहा है. वो भी अपना मैन मशीन वो भी एक्सट्रीम पे खेल रहा है. तो आपको उसके एक्सट्रीम आपका एक्सट्रीम उसके एक्सट्रीम से
बेटर होना चाहिए, आई वुड पुट इट। वो वहाँ की प्रोफेशनलिज्म है, और यहाँ की प्रोफेशनलिज्म है आई बी एट द सेंटर ताकि सेफ रहो, आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो इस इज़ वेरी नाइस। तो उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई, पीछे देखिए। तो पीछे फ़ोटो थी एक अमर सोनम करके 2 हेलीपैड्स हैं विच आर बियॉन्ड 21,000 फीट इन दी ग्लेशियर। वहाँ पे एक चीता लैंड कर रहा था। तो कह रहे हैं अब आप बताइए एक्सट्रीम है या नहीं है, ये हेलीकॉप्टर है, आप तो बोल रहे हो कि फाइटर में एक्सट्रीम होता है। एंड मेरे पास इतना ही टाइम था कि देख मैं सकूँ। पीछे देखूँ और आगे हैव टू आंसर हिम। ऐसे सर वहाँ पे भी ना ही वुड लव टू कम टू द सेंटर, बट एनवायरमेंटल कंडीशंस आर पुटिंग हिम टू द एक्सट्रीम। अगर वो 1 इंच भी ग्राफ में सेंटर की तरफ आ पाए, ऑपरेशंस विल बी सेफर। तो ही जस्ट स्माइल्ड एट मी, ही सेज ओके। मैंने कहा सर आई माय माइंड इज ट्यून टू ऑपरेट एट द एक्सट्रीम एंड आई विल डू वेरी गुड फॉर द एयरफोर्स इफ आई गिवन अ चांस। मैन मशीन का एक्सट्रीम उसमें मैं ऑपरेट करूँ, आई एम ट्यून टू दैट। फिर आगे 3-4 उन्होंने और सवाल पूछे, बट विच वर एंड ही स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड कि मैंने ने मुझे बोला था कि आप एक बार लड़के से मिल लो। So then he told me that nice to meet you, somebody from the field after so, and this kind of you have this jazba. तो मैंने एक चीज़ उनको बोली which was again यंगस्टर वाला वो, I was wearing a peak cap जो आगे जो वाइजर होता है वो वाली टोपी, that's used on formal occasions. So since I was meeting the chief I was supposed to wear that. उन्होंने इतना बोला, मैंने अपनी टोपी सर पे पहनी, मैंने कहा सर जय हिंद। सर he didn't tell me to go. फौज में तो यू कैनॉट वॉक आउट ऑफ द रूम विदाउट। आई सेड सर थैंक यू सर, मेरा दिल कहता है आप ये करने वाले हो। सन आई हैव नॉट टोल्ड यू, मैंने आपको कहीं ये नहीं बोला कि ऐसा करने वाला हूँ, बट मैंने बोला सर एंड व्हाटएवर, आई मीन इट वाज अ नाइस थिंग व्हाटएवर, बट दे डिडंट सेंड मी टू फाइटर्स डायरेक्टली, जिसका मेरे को थोड़ा सा अभी भी वो, दे सेंट मी फॉर अ एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट टू एयरफोर्स एकेडमी। मीन्स अग्नि परीक्षा सीता माता की हुई थी, वैसे अग्नि आपको दोबारा एक बार चेक किया जाएगा कि आप फाइटर्स के लिए फिट हो या नहीं हो। वापस अकेडमी। हाँ 26 सॉर्टी मैंने उड़ी केरन पे फिर से। हाँ, जिसमें एक सॉर्टी थी, एक क्लोज फॉर्मेशन के जो नॉर्मल सिलेबस होता है, नॉर्मल सिलेबस तो क्लोज टू 100 सॉर्टीज होता है, उसको रिड्यूस करके उन्होंने 26 कर दिया, एक हर एक का। सोलो भी जाओगे आप, सो दैट फिर से आपका एक बार टेस्ट लिया जाएगा बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर एयरफोर्स एकेडमी। एंड दिस टाइम यू पास्ड। द चीफ इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी कैंडिड, लेट, ही इज नो मोर, ग्रुप कैप्टन चेतन बाली। देन ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली, अमित आप यहाँ पे मज़े करने नहीं आए, आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए हो, मैं आपको टेस्ट करके मेरे को रिपोर्ट देनी है आपकी। सो लेट मी क्वांटिफाई कि मैं कितने में आपको पॉजिटिव रिपोर्ट दूंगा। जो अभी प्रेजेंट कोर्स चल रहा है उसका जो सोर्ड ऑफ ऑनर लाइकली है, जो कैडेट्स में जो अच्छा कर रहा है, आपको उसके बराबर या उससे अच्छा करना है। मैं कहा डन। नाउ अब मेरे पास एक वो क्वांटिफाइबल वो था कि भाई कहने तो अच्छा करना है, मतलब क्या करना है, फ्लाइंग में अच्छा करना है मतलब। नाउ आई स्टार्ट वर्किंग हार्ड, आई वर्क रियली हार्ड एंड आई गॉट अबव एवरेज टू एक्सेप्शनल ग्रेडिंग एंड नाउ द बॉल वाज इनटू चीफ्स कोर्ट। एंड फिर मेरे अटैक हेडक्वार्टर सीईओ को एक दिन कॉल आया, उसने मुझे बुलाया, उसने बोला बेटा तुम्हें क्या करना है बताओ। मुझे एयर हेडक्वार्टर से कॉल आया एंड आई वाज वेरी हैप्पी, बट ही टोल्ड मी समथिंग व्हिच आई डिडंट नो। ही सेड बेटा आप फर्स्ट यूएन मिशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स व्हिच वाज इन कॉन्गो देन 2005 की बात है, 4-5 की बात है, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दैट। यू आर नॉट अवेयर बट आई एम अवेयर। आप अपना सिलेबस यहाँ ख़त्म कर लोगे अटैक हेडक्वार्टर्स में तो आप उसमें जाओगे। एंड यूएन मिशन इज अ फर्स्ट यूएन मिशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स वाज अ प्रेस्टिजियस थिंग टू पार्टिसिपेट इन। वन, मॉनिटरीली यू आर गोइंग टू बी पेड इन डॉलर्स। सो उस ज़माने में कुछ 14-15 लाख रुपए मिल रहे थे, विच वॉज लाइक बिग मनी, वेरी बिग मनी। उतनी तो कई साल की तनख्वाह होती तो 14-15 लाख होते। एंड ही सेज करियर वाइज यू आर एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। आई मीन आप यंगेस्ट टू अटैक हेलीकॉप्टर्स एवर, बिकॉज अटैक हेलीकॉप्टर्स में जनरली एक्सपीरियंस लोग भेजते हैं, बिकॉज पहले आप फ्लाइंग सीख लीजिए फिर फाइटिंग सीखिए। बट मेरा जो पैशन था उसकी वजह से उन्होंने मुझे वहाँ भेजा था। तो इससे आप अगर यहाँ रहोगे तो आप आगे जाओगे, आगे जाने के लिए आप पॉइज्ड हो, मतलब अब आगे क्या करते हो दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्म, बट वो आपका कर्म अगर आप सही रखोगे, जो मुझे दिख रहा है अभी आप हो, तो आप सोच लो आपको, क्योंकि अब फाइटर्स जाओगे तो जीरो से स्टार्ट करना। जीरो स्टार्ट करेंगे। आपके जो बराबर के लोग हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं बिकॉज ऑफ द टाइम दैट दे हैव स्पेंट इन फाइटर। आई वाज सपोज्ड टू आल्सो बी द 26 जनवरी का टैब्लो था अटैक हेप्टर्स का, अपग्रेड के बाद इजरायली अपग्रेड हुआ था, तो आई वाज सपोज्ड टू स्टैंड देयर ऑन राजपथ। वहाँ से भी मेरा नाम हटाया, यूएन मिशन से भी नाम हटाया, आई गिव अप ऑल दोज थिंग्स एंड मूव टू बिकम वंस अगेन अ ट्रेनी। सो अमित, आपकी जर्नी आ जाती है कि अभी आप फाइटर पायलट का ट्रेनिंग कर चुके हो और आप अभी एक फाइटर स्ट्रीम में एक फाइटर पायलट बन चुके हो, आपके लाइफ का ड्रीम
ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया है। तो क्या डिफरेंस है एक फाइटर पायलट में और एक हेलीकॉप्टर पायलट में? Yeah, probably ये सवाल I might be the right guy to answer it because having done both, and especially there are some people who have flown both, but they generally get down from fighters and go to helicopters. Helicopter. So the answer that I'm going to give you now might be थोड़ा सा politically might Incorrect. sound incorrect तो नहीं कहूँगा, it will raise Questions. questions because there are helicopter pilots who are very proud of their job, there are fighter pilots who are very proud of their job, and since I have done both, and essentially fighters are an offensive platform. हेलीकॉप्टर्स में आपको बताया अटैक हेलीकॉप्टर्स इज, बट दैट्स अ वेरी नीश रोल, एक बड़ा स्पेशलाइज्ड रोल है, वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है. एंड यू और वो हेलीकॉप्टर का जुगाड़ है, उसका काम and वो you नहीं don't है। stay in attack helicopters ever all the time. You come back to other helicopters also. It's not a permanent posting. That is one. फाइटर पायलट में क्या है कि आपका एक एटीट्यूड है वो. It's like I told you ना, you just because you fly a aircraft doesn't mean that you become that pilot. मैं अगर आपको सपोज मैं एक Su-30 पायलट हूँ और मेरे को जैगुआर उड़ाना आप सिखा दोगे, विच इज़ अ बॉम्बर aircraft which carries bombs and rockets and weapons which you drop, and Su-30 can also drop bombs, but it can also do air-to-air combat. That means stop enemy from interfering with our own forces or beat the enemy in the air. Basically, there is here when you're in the cockpit, all knowledge is here, and most of the actions are instinctive, जिसको हम कहते हैं कि आप अपने आपको जो सिखाया गया है वो आप करोगे. There is no room for failure. Because the day you sit in that cockpit and you take an action, you are using sum total of your experience. बचपन से आपने अभी तक जो सीखा है वो उस दिन जब आपका टेस्टिंग टाइम आएगा जहाज में, अगर इट्स अ नॉर्मल सॉर्टी जिसमें सब बढ़िया चल रहा है तो ठीक है. कोई चैलेंजिंग चीज़ आई, आपका कुछ फेलियर हो गया या एनिमी के साथ कांटेक्ट हो गया, अब आप जो आपको सिखाया आप बेस्ट यूज़ करोगे अपना पूरे एक्सपीरियंस को. दैट वन मोमेंट यू विल यूज़ ऑल योर एक्सपीरियंस दैट यू हैव इन योर लाइफ टू गिव and deliver what you have to deliver at that moment. वो अगर आप नहीं कर पाए उस दिन तो mission is a failure. Correct? So that is a thing which the fighter pilot has to deal with alone. There is no team. In every other job you say ना, मैं और मेरी टीम ने ही अचीव किया. यहाँ मैक्सिमम टीम कैन बी अ विंगमैन और मे बी 2 फॉर्मेशन मेंबर्स. तो इसीलिए एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी, बिकॉज आप जब लॉन्च होते हो एयर में, यू आर इंडिया, यू आर नॉट अमित साठे. इंडियन एयरफोर्स ने 2 फाइटर लॉन्च किए, ऐसे होता है. इट इज़ नॉट, और वो 2 ही फाइटर हैं, बाकी लोग तो एनमास जाते हैं ना. अगर आर्मी मूव होती है तो एक पूरी यूनिट मूव होती है, तो ऐसे नहीं होता कि आपने अकेले काम किया. जो डाउट में आ जाए, डाउट में है या थोड़ा सोच रहा है कि पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा, क्या पता वो पाकिस्तानी चाइनीज जो भी हमारा एनिमी है वो मेरे से बेटर तो नहीं है. ये भी तो हो सकता है कि मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट हूँ विथ 4 years ऑफ सर्विस, वो 16 साल की नौकरी वाला उनका CEO हो जो कि घुटा हुआ फाइटर पायलट है. फिर क्या होगा, वो तो मुझे बीट कर देगा एयर कॉम्बैट में, बिकॉज ही इज गॉट मोर एक्सपीरियंस. मैं थोड़ा ना बोलूँगा सर सॉरी आई एम जूनियर. नो, यू आर इंडिया, यू आर गोइंग टू बीट दुश्मन. या कोई अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में आ जाता है, आप ऊपर चढ़ेंगे, बोलोगे मैं इंडिया हूँ, प्लीज आंसर मी, एंड यू हैव द अथॉरिटी टू शूट हिम डाउन. इमेजिन द काइंड ऑफ responsibility you have on your head to identify. Of course there are people, radars and all, which are picking up and helping you. ट्रिगर तो आप दबाओगे, घोड़ा आप दबाना है, घोड़ा आपको दबाना है एंड में. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर of your knowledge, of your understanding of that thing and your decision making. Good or bad, that depends on how you take the action. So that is why that attitude, and that is where the whole training of a fighter pilot essentially is geared to bringing that confidence into you. And that is how that you're trained कि भाई have that confidence, you're the best. जो इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, आप वो 60 लोग हो जो लाखों लोगों से निकल गए. और one more thing which I always tell, which is a unique thing which a lot of people might not be aware, your viewers also I would like to tell. अगर आप 300 लोग IMA पहुंचते हैं, 300 में से 5 लोग 10 लोग नहीं पास आउट कर पाएंगे, डाइग्रेस हो रहे हैं हम लोग, है ना. सो हेयर द एंटायर लॉट में से हार्डली 40 लोग पास आउट होते हैं. तो अमित, आपने कई सारे जहाज उड़ाए. पहले हेलीकॉप्टर्स में आपने चीता, चेतक, अटैक हेलीकॉप्टर सब उड़ाया, और जब आप फाइटर पायलट बन गए तो MiG-21 से शुरुआत हुई आपकी. आप बाद में जेट ट्रेनर में भी गए, सूर्यग्रहण टीम में भी रहे. आपने Su-30 जो कि इंडिया का टॉप एयरक्राफ्ट है वो भी उड़ाया. तो ये अलग अलग जहाज में उड़ाने में फ़र्क क्या आता है? सी लाइक आई से ना कि आपको वो जो एटीट्यूड जो मैंने बात की पहले, दैट एटीट्यूड यू हैव टू हैव ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट यू आर फ्लाइंग.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Su-30 पायलट हूँ, आपने एक Su-30 का जो एग्जाम्पल दिया, मैंने आई हैव फ्लोन नियरली 14 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट इन दी एयरफोर्स इन दी ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस. मतलब मैं टेस्ट पायलट नहीं था, बट मैं उन स्क्वाड्रनों में पोस्ट होके मैंने वो जहाज़ उड़ाए हैं. सो आई रियलाइज्ड व्हेन आई शिफ्टेड टू Su-30, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि हम एयर कॉम्बैट मिशन में गए, और उस एयर कॉम्बैट मिशन में उससे पहले मैं स्ट्राइक एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था. दैट मीन्स जो बॉम्ब गिराते हैं दुश्मन पे. जैगुआर्स. नहीं, जैगुआर्स में MiG-21 पे था, टाइप 96, जो कि बॉम्बिंग मिशन में या काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस जिसको कहते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वी वर देयर. सो वी शुड ड्रॉप बॉम्ब्स. सो नाउ माई साइकी एज अ MiG-21 ग्राउंड अटैक पायलट, देन MiG-21 के एयर डिफेंस भी थे, बट मैं ग्राउंड अटैक वाले वर्जन में था, was that I have to go to my target and drop the bombs. That is And my get professionalism. And get back, obviously. उसको and अपने विंगमैन को सब साथ लेके go as a team, drop and come back. During the training mission, we had a situation where 2 versus 1 हम फाइट कर रहे थे. मतलब 2 डिफेंडर और एक अटैकर who's attacking us. आप अटैकर थे? नहीं, मैं डिफेंडर था इसमें. तो ये मेरी ट्रेनिंग मिशन थी, और अटैकर वॉज अ यंगस्टर जो सिमुलेट कर रहा था कि इज द अटैकर. हमने उस कॉम्बैट मिशन में जो भी हमने मनूवर किया, वी मैनेज टू वार्ड ऑफ द अटैकर. मतलब अटैकर को हमने डिस्प्लेस कर दिया, पीछे छोड़ दिया, और हम वहाँ से निकल लिए, भाग लिए. तो जब हम भागे, हम नीचे आए ग्राउंड पे डीब्रीफ के लिए. नाउ द डीब्रीफ इज द मेजर लर्निंग. नीचे आके हमारे सीईओ ने बोला कि व्हाट वाज दिस होल मिशन, आई डिडंट अंडरस्टैंड. आपने क्या लड़े आप? तो लाइक नहीं सर, हमने बढ़िया एक्शन लिए. कहते बहुत बढ़िया एक्शन लिया. आप Su-30 हो, एक सिंगल अटैकर है और आप 2 Su-30 हो, आपको चबाना है उसको. You cannot leave him. So I was like, sir, but why? He was not engaging us. We should engage to disengage. मतलब आपको तभी आप उससे लड़ो अगर वो लड़ना चाहे आपसे, नहीं तो आप भागो. कहते वाई, क्यों भागना है? सर हमारे पास बॉम्ब्स हैं. ऐसे ये तुमने कहाँ से सीखा कि तुम्हारे पास बॉम्ब्स हैं? मैंने कहा हाँ, ये बात भी सही है. आप Su-30, आपके पास मिसाइलें हैं, आपके इतनी सारी 13 वेपन स्टेशन है आपके, आप द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड है, आप एयर में हो. हाउ कैन यू अलाउ हिम टू गेट अवे, जबकि आप 2 थे और वो 1 था. तुमने ठोकना चाहिए था. तुम्हें ठोकना है उनको. देन आई रियलाइज, हाँ यार, ये आया कहाँ से कि मुझे बॉम्ब लेके भागना. बिकॉज ऑफ द लास्ट एयरक्राफ्ट दैट आई हैड फ्लोन, उसमें ये था कि बॉम्ब गिराने सही जगह. देन आई रियलाइज कि इट इज़ नॉट कि आप उस जहाज को फ्लाई कर रहे हो फिजिकली, आपको आते हैं उसके सिस्टम्स आते हैं, दैट इज़ वन पार्ट. यू टू थिंक लाइक अ मेंटल मेकअप अलग. मेंटल मेकअप आपको चाहिए. आप जैगुआर पायलट हैं, आप सो द टाइम यू स्पेंड इन द स्क्वाड्रन, यू लर्न ऑल दैट. एंड आई गॉट द यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दी वेरियस टाइप्स ऑफ एयर. एंड आई लर्न दिस लेसन कि आपको ये सोचना है, आपकी अपनी सोच बदलनी है. दैट इज $1 million. बाकी चीज़ तो आपको सिखाई जा सकती है. और लड़ाई में किस चीज़ का कब जरूरत पड़े. सो वो मेरे को Su-30 में मेरे को ये महसूस हुआ कि आपको शिफ्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द रोल दैट यू गोइंग फॉर. लाइक एक रोल है जो लोगों को पता नहीं होता, इट्स कॉल्ड फाइटर रेकी. दैट मीन्स आपके पास एक कैमरा लगा हुआ है नीचे, जिससे आप दुश्मन के इलाके या कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट की आप फ़ोटो खींच सकते हो रियल टाइम में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कभी किसी चीज़ की जानकारी लेनी है दुश्मन के बारे में, तो आप फाइटर्स भेज के वहाँ पे उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजरी जनरेट कर सकते हो इन रियल टाइम. तो पिक्चर उसको लाइव दिख रही है. हाँ, एंड ही कैन यूज हिज ब्रेन टू सी कि नहीं, मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ. जो यूएवी में आपको जो पेलोड मतलब जो आपका जो कैमरा है वो देख रहा है, आपको उसी से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. थोड़ा ही उसको चेंज करने का. करेक्ट. एंड आई कैन फाइल अ रिपोर्ट ऑल्सो. आई कैन फाइल अ रिटर्न रिपोर्ट कि मुझे क्या दिखा. फॉरगेट व्हाट द कैमरा. सो दैट वाज अनदर यूनिक रोल दैट आई गॉट एक्सपोज टू, कि कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, कि आपको नेशन हैज़ टू प्रोजेक्ट some image somewhere. Say, suppose at the political level we want to show that a certain activity is going on, say terrorist camp या something is operating, I want to show it in real time. तो मिशन कम्स के 11 बजे उसकी इमेजरी चाहिए, कल 11 बजे फॉर एग्जाम्पल, और वो रियल टाइम में उनको भेज के एम्स कैन बी अचीव. सो वेरिड मिशंस ऑन फाइटर कैन बी डन. नॉर्मल बॉम्बिंग, एयर कॉम्बैट, इसके अलावा भी ये सब, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वी कैन जैम. बट सो I found Su-30 the most challenging, coming to your question, wherein various kind of roles were there. और MiG-21 और Su-30 में कितना अंतर है? क्योंकि हम जानते हैं कि MiG-21 पुराना हो गया है, 60s का डिज़ाइन है. MiG-21 holds many records. It is the most produced fighter in the world. Most air forces have operated it. Maximum numbers ever produced. सस्ता है और छोटा है. सब कुछ. And it was a freak design, I will call it. It's a freak design. वो डिज़ाइन ऐसा बनाया कि होता है ना कि कई बार आप एक चीज़ करते हो और वो हिट हो जाती है. MiG-21 was that. एक कोरियन वॉर में
एक वो था कि जनरली कैसे होता है फाइटर्स में, अगर कोई फाइटर आपके पीछे आ जाए तो इट्स अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन, मतलब आप बड़े वो ले लेगा। अब आपको पीछे से वो फायर कर देगा आप पे, तो दैट्स वेरी डेंजरस पोजीशन टू बी इन. बट you know what Korean pilots, American pilots used to say? They used to say, a MiG at your tail is better than no MiG at all. Means, at least दिख तो रहा है टेल पे, नहीं तो दिखता ही नहीं है कहीं. इट्स सो सच अ नैरो, आप उसका वो क्रॉस है सेक्शन। क्रॉस सेक्शन की, अनलेस यू पुट ऑन बैंक, अगर आप बैंक डालोगे दैट मीन्स टर्न डालोगे तो आपको पूरा दिखाई देगा। दिखाई देगा. ऐसे अगर आएगा तो सामने से दिखेगा ही नहीं वो. अगर ऐसे आ रहा है आपके सामने से तो आपको दिखेगा नहीं वो. तो दैट वाज अ वेरी बिग स्टेल्थ. अब जो स्टेल्थ की बात डिजाइन में हो, डिज़ाइन में स्टेल्थ था, एंड उसकी जो मनोरेबिलिटी थी, क्लाइम रेट्स थे अनपैरेलल्ड थे उस जमाने के लिए. देन जमाना मूव्ड ऑन, मच बेटर फाइटर्स केम इन, न्यू टेक्नोलॉजी केम इन, मच मोर पावर, तो इसलिए वो रेलेवेंस उसका कम होता गया. तो आज के तरह का एयरक्राफ्ट है LCA। एलसीए तो है, LCA के बारे में क्या है? रफाल है, एलसीए. सी आई विल से एलसीए के बारे में लोग मजाक उड़ाते हैं, लो क्लास एयरक्राफ्ट, दिस दैट नाम है. तेजस इज द नेम दैट इंडिया हैज़ गिवन इट. इट्स अ वेरी पोटेंट प्लेटफॉर्म. तो इसलिए जो हमने एलसीए बनाया है, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ द कंट्री. आई फील दैट दिस इज द बिगिनिंग. हमने एक फाइटर बनाया था, अगर आपको याद हो, मारुत। करेक्ट. तो नैट के बाद हमने मारुत बनाया, बट मारुत को हमने प्रोग्रेस नहीं किया. वाई? बिकॉज रशियंस गेव अस MiG-21 cheap and we stopped our research. Had we continued, तो आज अपना इंजन बन गया होता। आप सोचिए, आप 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड ऑन इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट. किसकी चांदी है? सबकी चांदी है ना, जो और अभी बेचते भी हैं वही जहाज. है, LCA इंजन्स के लिए रुक गए हो। बट ठीक है, एटलीस्ट आपने फाइटर तो बना दिया फर्स्ट टाइम. एंड अमेरिकन्स, हम उनके पास लेके गए LCA का कंट्रोल लॉ. दैट मीन्स जो फ्लाई बाय वायर जो होता है, आजकल के जहाज दे डोंट हैव डायरेक्ट लिंकेजेस. मतलब आप जब कंट्रोल, आपका स्टीयरिंग है ना, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, उसमें से रॉड निकलती है और सीधा व्हील्स में जाती है. बट टुडे वी डोंट हैव दैट सिस्टम. वी हैव अ सिस्टम वेयर कंप्यूटर डिसाइड्स हाउ मच मूवमेंट हैज़ टू टेक प्लेस, जो उसको हम कंट्रोल लॉ कहते हैं, जिसमें वो एयरक्राफ्ट को पूरा मनूवर कैसे होना है। कैसे होगा. सपोज मैं पूरी स्टिक पीछे खींच दूँ, ठीक है, तो दैट डजंट मीन दैट कंट्रोल पूरे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जो पुराने जहाज़ों में होता था. जैसे आप स्टीयरिंग अगर पूरा घुमा दो तो पूरा व्हील्स एक तरह, ऐसा नहीं है. वो इल गिव यू ऑप्टिमम, जितना उस स्पीड के लिए ज़रूरी है उतने ही कंट्रोल हिलेंगे. तो ये जो कंट्रोल लॉ था, जो हमने फर्स्ट टाइम लिखा फॉर LCA, ये हमें कहीं टेस्ट करना था, बिकॉज हमने सुपर कंप्यूटर पे उसको टेस्ट कर लिया. बट फाइनली एक फिजिकल जहाज में टेस्ट करना, हमारे पास टेस्ट बेंच था नहीं. तो वी गेव इट ऑन अ टेस्ट F-16 के. एंड व्हेन दे फ्लू दैट F-16 विद दैट कंट्रोल लॉ, इट फ्लू बेटर देन देयर ओन कंट्रोल लॉ. एंड दे वर सो सरप्राइज्ड कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा कैसे लिख लिया, कैसे अचीव किया. दैट वाज हैट्स ऑफ टू आवर साइंटिस्ट, हैट्स ऑफ टू आवर पीपल. बट द सैड पार्ट इज दैट द कंट्रोल लॉ वाज रिवील्ड टू देम. दे गॉट टू नो हाउ और व्हाट इज द नट्स एंड बोल्ट्स के जो क्या है, कैसे लिखा. सो आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट दिस इज द एक्सलेंट बिगिनिंग. वी कैनॉट बी 4th, 3rd और 2nd लार्जेस्ट एयरफोर्स और इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट. आत्मनिर्भर जो वो है, वी हैव, मतलब मैं इतना बोलूँगा आपको, लोग कहते हैं ना LCA इज इट बेटर देन रफाल, सम पीपल, नो इट इज़ नॉट. नो इट्स नॉट. बट देन इट इज़ लाइक आप XUV चलाएंगे या BMW चलाएंगे. BMW ने पिछले 100 साल से गाड़ियाँ बना रहे हैं, महिंद्रा अभी बना रहे हैं, एंड इट हैज़ क्लोज द गैप क्वाइट अ बिट. आप भी एग्री करेंगे कि XUV इज नॉट बैड. सो वैसे ही LCA को मैं उस दर्जे में रखूँगा कि इट इज़ वेरी वेरी गुड. हमारे दो दुश्मन हैं मेन, एक पाकिस्तान और एक चाइना. तो आपकी क्या असेसमेंट है एयरफोर्स के मामले में? कहाँ खड़ा रहता है पाकिस्तान हमारे सामने और कहाँ खड़ा रहता है चाइना? I would put it this way कि obviously wars are fought for larger reasons. They are, वो कहते हैं ना, war is politics by other means. So it is like that. So there are larger things. If you I just narrow it down to Air Force. Pakistani Air Force is a professional outfit, ठीक है, and they have to be because they are much smaller than us. We have the advantage of numbers. We have the advantage of also the defensive depth. हमारी कंट्री बड़ी है पाकिस्तान से, तो ये एडवांटेज है हमारे. नाउ लेट्स कम टू चाइना. चाइनीज नेवर फोकस्ड मच ऑन देयर एयरफोर्स. देयर फोकस वाज मोर ऑन द लैंड फोर्सेस. उसका नाम भी वही है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स. करेक्ट. एंड इट्स वन ऑफ द लास्ट आर्मी एयरफोर्सेस. उससे पहले जो बड़ी कंट्री थी यूसाफ थी, US आर्मी एयरफोर्स, बैक टिल 50s. दे वर द लास्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस टू शिफ्ट टू प्योर एयरफोर्स, कि हमें अलग वर्दी पहनानी है इनको. सो चाइना की भी वही रवैया है. दे रिलाई मोर ऑन द लैंड फोर्सेज एंड ऑन द स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स फॉर अचीविंग देयर एम्स. और दूसरी चीज़ उनका ये है कि व्हेन यू पुट चाइना अगेंस्ट इंडिया, दे आर फाइटिंग फ्रॉम वेयर? टिबेट.
क्योंकि जो मेनलैंड चाइना है वो तो तिब्बत के बियॉन्ड इज़ वेरी फार ऑफ, वहाँ से नहीं आ सकता। वहाँ से आना मुश्किल है। मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं बट एयरक्राफ्ट मुश्किल है। सो जो टार कहते हैं हम इसको, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, जो कि एक एलिवेटेड एरिया है, प्लेटो है, वहाँ से परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली। आप एक लेके चलिए, एक Su-30 कैन ओनली फ्लाई विथ हाफ द वेपन लोड एंड हाफ द फ्यूल ऑल्सो। मतलब माई असेसमेंट आउट ऑफ वट एवर इन रिपोर्ट से हमने जो भी पढ़ा है इज दैट वी आर बेटर देन देम एटलीस्ट एयरफोर्स वाइज एनी डे। एंड उनकी एयरफील्ड्स भी बहुत दूर दूर हैं। हमारे एयरफील्ड्स लाइक पठानकोट, हलवारा, वेरी क्लोज बाय, बरेली, लखनऊ, इवन इफ यू से इन द सेंट्रल सेक्टर। सो वी आर म्यूचुअली सपोर्टिंग। एक एयरफील्ड डाउन हो गई बॉम्बिंग की वजह से, दूसरी एयरफील्ड आ जाएगी ऊपर। उनकी एयरफील्ड्स 300-400 किलोमीटर दूर है। लेकिन जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, उनको भी ये इसका ज्ञान है एंड दे आर वर्किंग ऑन सॉल्विंग दिस इशू, बट इट टेक टाइम। सो एज ऑफ टुडे, as Air Force, we can beat them black and blue. There is no doubt on that. What do you think is the best aircraft in the world, fighter aircraft? मतलब जिंदगी में एक मौका मिले। Before I answer the question, yeah, एक मौका मिले, that's any good weapon. I mean, आप किसी भी वेपन को अप्रिशिएट करेंगे, चाहे एक राइफल हो, मोस्ट रुडिमेंट्री वेपन का, बहुत सिंपल वेपन राइफल, या एक फाइटर जहाज, या एक वॉरशिप हो, इट इज़ एज गुड एज द पर्सन हु होल्ड्स इट। आपको कितनी अच्छी राइफल दूँ, लेकिन आप ट्रेंड नहीं है, अगर उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए तो किसी यूज़ की नहीं। इसमें हम वी आर प्रीटी गुड एज नेशन एंड एज आवर बट प्योरली फ्रॉम अ टेक पॉइंट ऑफ व्यू और अ प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू, F-22 रैप्टर, जॉइंट स्ट्राइक फाइटर, दीज आर पिनेकल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड की कुछ ही कंट्रीज़ के पास, मतलब इनफैक्ट सिर्फ यूएस के पास है। एवरीबडी इज एमिंग टू कम क्लोज, लाइक रफाल aims to come close to an F-22. So as of today, you can say fighter pilot's dream machine in terms of sensors, in terms of technology, F-22. I have flown a Rafale simulator as well. It's got a holographic display. It's amazing. It's like you will get excited as a fighter pilot to see that ki wow, ये जहाज अपने आप, it's got a thinking brain. It can jam sensor on its own, जो आप प्रोग्राम कर दोगे उसको. So pilot has now become like a manager in the cockpit. He's gone are the days when जो वो खुद अपने सिर्फ स्किल यूज कर रहा है। अब स्किल के अलावा how you can exploit the system, so that is where I would say. But if you ask me in pure flying skill wise, कि जिसमें उड़ाने मजा आता है, one of the things I have flown Hawk. Hawk is like a sports car. MiG-21 was like a sports car. आप जो इनपुट दोगे वो जहाज वो ओबे करेगा, and you will get the thrill of doing it. No fly by wire, no nonsense. It's just your input and the laws of physics. As a personal, as a fighter pilot, as a aviator, I would always say, okay, I want to retain the control maximum. So that way, if you look at from the pure thrill point of view, in a MiG-21, you put the nose up with reheat on, you can see the runway in the rear view. If you really put the pitch up, of course, after that the speed will go low, but these are the kicks in life. But as a weapon system, yes, F-22 Raptor is the best aircraft in the world. एंड अगर आपको कहें कि बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड तो किसे कहोगे? Air Force फ्रॉम व्हाट यू नो। Air Force, I would put it like that ना, it's a mix and match of many things. आपको नंबर्स भी चाहिए, आपको मतलब इन द सेंस कैपेबिलिटी चाहिए। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। वी आर द ओनली कंट्री आउटसाइड द यूएस हु हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ C-17 ग्लोब मास्टर, जो अभी इंडिया ने इतने इफेक्टिवली यूज़ किए इन ऑल दी ह्यूमैनिटेरियन मिशंस एंड रेफ्यूजीज़ को पिकअप करने, चाहे येमेन हो चाहे कहीं भी हो। हमने C-17 हैव डन अ अमेजिंग जॉब विच एंटायर वर्ल्ड हैज़ वॉच्ड। और हमारे पास कितने C-17 हैं? 10 हैं, प्रॉब्ली एक और आ जाएगा तो 11 हो जाएंगे, दैट्स ऑल। हाउ मच US हैज़ इज 160 C-17s. So there is no comparison. There is no comparison. जितना है उतने में हम वी रन अ वेरी टाइट शॉप। हम जितना मिल रहा है उसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड भगवान की दुआ रही, अपनी इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, एयरफोर्स विल ऑल्सो ग्रो। मेड इन इंडिया की हमने ऑलरेडी बात करी थी। वी हैव एवरीथिंग इन अस टू बिकम द मोस्ट पोटेंट एयरफोर्स। एक सवाल है जो हम अपने सारे गेस्ट से पूछते हैं कि प्लीज रेट आर्मी, नेव फोर्स एंड नेवी ऑन अ स्केल ऑफ 10. सो व्हाट विल बी योर रेटिंग? आप मेरी लड़ाई तो नहीं करवाओगे? नहीं, लड़ाई तो होती रहती हो। See, being I'll give a diplomatic answer, then I'll give you the No, just give me the real answer. So डिप्लोमेसी करने के लिए लोग पहले आके जा चुके हैं। So all are doing their job, etc. But then जो विंस्टन चर्चिल ने बोला था रिगार्डिंग बैटल ऑफ ब्रिटेन, जिसमें एयरफोर्स
टर्न्ड द टाइड ऑफ द वॉर. आपको पता ही होगा कि जर्मनी ने लैंड इन्वेजन या सी इन्वेजन तो किया नहीं. जर्मनी केप्ट ऑन बॉम्बिंग ब्रिटेन एंड दे थॉट दैट इतना बॉम्बिंग करेंगे हम कि दे विल गो इनटू सबमिशन, मतलब वो खुद ही सरेंडर कर देंगे. बट RAF रॉयल एयरफोर्स जो ब्रिटेन की एयरफोर्स है, उन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया उसका कि जर्मनी couldn't succeed in their aim of getting. तो विंस्टन चर्चिल ने बोला, never in the history of war have so few achieved so much. This is the beauty of Air Force. I will leave it at that. और आपके दर्शकों में मैं छोड़ूंगा कि आप वही सोचिए कि इतने कम में जोर का झटका बहुत कम इससे आपको दे सकता है. ये एक एयरफोर्स दे सकती है, प्रोफेशनल एयरफोर्स दे सकती है. बाकी जहाँ मास है, आर्मी इज मास. तो So I leave it at that. नेवी को तो छोड़ ही दिया तुमने. हाँ, नेवी भी है. सी नेवी अगेन समुंदर पे, बट हम तीनों डायमेंशन में. वी डोंट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स कि हम पानी के ऊपर फ्लाई नहीं करेंगे. हम सब जगह हैं, एवरीवेयर, है ना. सो दिस एबिलिटी टू चेंज द कोर्स ऑफ इवेंट्स थ्रू द मीडियम ऑफ एयर इज यूनिक. एक सवाल है, और ये मैंने किसी और के पॉडकास्ट में, शायद शिव अरूर के पॉडकास्ट में देखा था कि कौन बेटर पायलट है, एक एयरफोर्स के फाइटर पायलट या नेवी का फाइटर पायलट? या जिसने टॉप गन देखी है वो तो बोलेगा नेवी का फाइटर पायलट. बट और मुश्किल भी है ना, एक छोटा सा जहाज है, वेरी चैलेंजिंग थिंग. और उसके ऊपर पायलट इट इज डेफिनेटली नेवल लैंडिंग ऑन अ एयरक्राफ्ट कैरियर इज डेफिनेटली डिमांडिंग. इन द इंडियन कंटेक्स्ट अगेन रिसोर्सेस, नेवी हैज वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस फॉर फ्लाइंग एंड देयर मेन जॉब इज नॉट फ्लाइंग. आप अगर इन्फोसिस में है तो वुड लाइक टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और यू लाइक टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, जो उनका AC प्लांट देखता है, या द मेन जॉब इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो अगर आप भारत फोर्ज में जाओगे, हु इज द मेन गाय? मेन गाय इज द मैकेनिकल इंजीनियर. द सॉफ्टवेयर गाय इज ओनली मैनेजिंग देयर सर्वर्स. सो वैसे ही इन द इंडियन कंटेक्स्ट, फाइटिंग इन द एयर, हु इज द मेन पर्सन? इंडियन एयरफोर्स. सो दैट वे द type of missions, the variety of missions that you get to fly in the Indian Air Force is very high. Landing on an aircraft carrier, yes, I give it to them. So if we were having US Navy, जो कि हमारी Air Force से बड़ी है by the way, the size of US Navy is bigger than the Indian Air Force. शायद उनके Air Force से भी बड़े हैं. हाँ, तो because they have more assets and they fight battles not in US mainland, they go and fight expeditionary force जिसको कहते हैं, वो है. सो ओवर देयर येस. तो मैं ये हमेशा हमारे एक नेवल, हमारे सीनियर थे नेवल फाइटर पायलट जो हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आए थे. नेवल ऑफिसर्स ट्रेन विद इंडियन एयरफोर्स इन देयर ट्रेनिंग. नाउ नो लॉन्गर नाउ, बट अर्लियर दे यूज्ड टू इन आवर टाइम. तो हमें हमेशा वो होता था कि सर नेवल पायलट, मैंने कहा सर नेवल पायलट इन US नेवी. इन इंडिया better to be an Indian Air Force pilot. You will get more variety, much more variety of things. Thank you Amit, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. I think it was fascinating. बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली. मुझे बहुत मज़ा आया अमित से बात करके. उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा. कई नई चीज़ें आज सुनने को मिली, बहुत सारा ज्ञान मिला, और अमित ने बिल्कुल ही एक खुले दिल से बात की है. सो थैंक यू वेरी मच अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू वेरी मच आप सबका हमारे शो को देखने के लिए. इसी तरह देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ. लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. जल्दी मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में. जय हिंद.